जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का आंसर सीखेंगे, जानेंगे, एज ए रिवीजन करेंगे। कुछ आप भी जवाब देंगे, कुछ मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, परीक्षा आपके सर पर है, परीक्षा बहुत नजदीक है और परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है, 50% यानी आधे जो अंक होंगे, कुल 100 अंकों में से 50 अंक वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का महत्ता बढ़ जाता है। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, है ना, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज का क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। लिंक को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लिंक को शेयर जरूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू, आप कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर सूचित करें। हर दिन परीक्षा को देखते हुए मैं ठीक 7 बजे शाम से लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होता हूं। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा आपके लिए लाता हूं जिससे आपको परीक्षा में डायरेक्ट फायदा हो, क्योंकि अब समय बहुत कम है, रिवीजन भी आपका हो जाए और आपको वो परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाए। परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं हर दिन, है ना। आशीष आनंद 18 बैच 2018 में आशीष हमारे यहां से पढ़ करके निकला था। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। आप एक अच्छे बच्चे हो, आपके ऊपर मुझे भी गर्व है, भरोसा है। तो सब लोग जुड़िए, कमेंट भी कर करके आप लोग अपना आंसर बताएंगे, कमेंट करते रहेंगे, आंसर बताते रहेंगे, है ना। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। आइए, पहला जो प्रश्न है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, ये जो प्रश्न है वो 2021 और 2020 के एनुअल परीक्षा में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, तो आंसर होगा गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? कर्म कांड के बिना, चारों धाम की यात्रा के बिना, गुरु ज्ञान के बिना और मूर्ति पूजन के बिना। तो आप लोग भी जवाब देते रहेंगे, है ना। तो गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है ना। चलिए आगे का जो प्रश्न है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या नाम था? सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी।
गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। यही याद हो जाएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? तो पंजाबी के अलावे गुरु नानक हिंदी भाषा में कविताएं लिखे हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा में कविताएं लिखे हैं। आगे है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार गुरु नानक कवि की रचना है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। आगे है अगला जो प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है, और इस पद में गुरु नानक के द्वारा जो आलोचना की गई है वो बाह्य आडंबरों की गई है, दिखावा की गई है। इनका कहना है कि राम तो कन कन में है, राम अंतर मन में है, राम आत्मा में है, राम परमात्मा में है, राम या भगवान कहिए हर जगह है ना। इसलिए बाह्य आडंबर की आलोचना गुरु नानक के द्वारा की गई है। आगे का जो देखिए प्रश्न है कि राम नाम, आप लोग भी आंसर करते जाइए। हम आपका कमेंट को देख रहे हैं और कमेंट करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। कारण जब आप कमेंट करेंगे तो आपका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो क्या सही है या गलत है ना। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना व्यर्थ है इस संसार में जन्म लेना। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति गुरु नानक की है। गुरु नानक देव ने ऐसा लिखा है और बाह्य आडंबरों की आलोचना किया है। रहिरास किसकी रचना है? तो रहिरास गुरु नानक की रचना है। किनकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पाठ है गद्य भाग का वो है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारों कवि रसखान का सवैया और छंद है। और पहला जो प्रश्न है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो कवि रसखान थे। सवैया और छंद के
सिद्ध कवि कौन थे? तो रसखान थे। कौन थे? रसखान थे। रसखान का रचना काल बताइए आप लोग कि रसखान का रचना काल था शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल या फिर अकबर का शासनकाल? आप लोग भी कमेंट करके बताएं, है ना। हम आप लोगों के कमेंट को भी देख रहे हैं, बोलिए किसका था? जहांगीर के शासनकाल में कवि रसखान रचना करते थे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट करते जाइए। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, है ना। कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त यानी कृष्ण की भक्ति में लीन होने वाला, कृष्ण को ही सब कुछ अपना मानने वाला कवि कौन थे? तो कवि रसखान थे। आगे है कि रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छ कटिकम, पृथ्वीराज रासो, है ना। क्या है जवाब? क्या होगा? प्रेम वाटिका। क्या होगा? प्रेम वाटिका। आगे बढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारियो किसने कहा था? ये लाइन किसने कहा था? जवाब दीजिए, किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पे, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारियो किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। प्रेम आयन श्री राधिका श्री शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो माली मालिन रसखान ने राधा और कृष्ण को कहा है। राधा को मालिन और कृष्ण को माली कहा है। कृष्ण को माली और राधा को मालिन कहा है रसखान, कवि रसखान ने प्रेम आयन श्री राधिका शीर्षक कविता में। रसखान दिल्ली से कहां चले गए थे? तो रसखान दिल्ली पर जब हमला हुआ था तो रसखान दिल्ली छोड़ करके ब्रज भूमि में चले गए और वहां जाकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। रसखान किस विषय या रचना में सिद्ध थे? रीति मुक्त काव्य धारा में, मुक्तक में, कवित्व में, सवैया और छंद में। तो सवैया और छंद में रसखान सिद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? किसकी रचना है? सुजान रसखान रसखान की रचना है। सुजान रसखान रसखान की रचना है। रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान ने चोर श्री कृष्ण को कहा है।
है ना। रसखान ने चोर किसे कहा है, तो कृष्ण को कहा है। चलिए दूसरा तीसरा जो पाठ है हम लोग उसको देखते हैं। ये घनानंद का है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, रास्ता है ना। दूसरा जो है सवैया मोह असु व नहीं ले वर्षों, घनानंद के द्वारा रचित यह दो सवैया आपके पाठ्य पुस्तक में पद्य भाग में तीसरा पाठ के रूप में वर्णित है, उद्धृत है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस छंद के रचनाकार कौन हैं, तो यहां पर भी लिखा हुआ है। कौन हैं, कवि घनानंद हैं। घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घनानंद, आप लोग भी कमेंट करते जाइए, हम आपके कमेंट पर भी ध्यान रखे हुए हैं, है ना। घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घनानंद, बहुत अच्छा जो लोग जवाब दे रहे हैं, कमेंट करते जाइए, जवाब देते जाइए। चलिए बहुत अच्छा। तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद कौन से भाषा का कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये जो छंद है, ये छंद घनानंद के द्वारा लिखा गया है, घनानंद के द्वारा रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है कि सुजान सागर किनकी रचना है। आप लोग को भी जवाब देना है कि सुजान सागर किनकी रचना है ना। तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। सुजान सागर किनकी रचना है, घनानंद की रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है, तो घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, बोर्ड पर देखिए और जवाब दीजिए कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। इन्हें सोना मांगा गया था और उसके बदले में इन्होंने रज रज धूल देने का काम किया, और इसी एवज में क्रोधित होकर के नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद की मृत्यु हो गई, मारा गया। आगे है, अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर सामने है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। आपके जवाब को भी हम देखते जा रहे हैं कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, इसका चित्रण किसने किया, घनानंद ने किया। घनानंद भी एक सच्चा प्रेमी थे, लेकिन इनकी प्रेमिका इन्हें नहीं मिल पाती है ना। और तब इन्होंने लिखा था कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, उसका चित्रण किसने किया, घनानंद ने किया।
मो आंसू वा निहि लय वर्षो, कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं कि मो आंसू वा निहि लय वर्षों, घनानंद कहते हैं। आगे है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है ना? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो घनानंद ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है। घनानंद ने क्या कहा है? प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है। घनानंद कवि हैं किसका? रीति सिद्ध का, रीति बद्ध का, रीति मुक्त का और छायावादी। जवाब दीजिए आप लोग। घनानंद, जवाब दीजिए। 8 का सी सही है। जो भी जवाब दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जवाब देते जाइए, है ना? तो रीति मुक्त का कवि हैं घनानंद। क्या हैं? तो रीति मुक्त के कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त के कवि हैं। आगे है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू शयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किसका है? घनानंद की है। किनका है? घनानंद की है ना? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु शयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति घनानंद की है। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि यह तनिक भी चतुराई का काम नहीं करती है। यहां सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। यहां कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, है ना? उपर्युक्त सभी आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, बोलिए। यहां तक किसी को कोई अगर दिक्कत है तो आप बताएं, है ना? आपके कमेंट को हम लोग देख रहे हैं। आप कमेंट करते जाइए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए कृत संकल्पित हूं कि हर विषय की तैयारी आपकी हो, अच्छे तरीके से हो। परीक्षा आपके सर पर है, बहुत नजदीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है ना? इसलिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं पंकज सर क्लासेस झाझा यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोगों को तुरंत सूचना मिल जाए, आपके तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, पहुंचाएं। चलिए आगे है। यहां तक अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके सूचित करें। बोलिए, कमेंट करके बताइए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वदेशी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन
के द्वारा रचित यह कविता है ना, स्वदेश यानी अपना देश और स्वदेशी यानी अपने देश का वस्तु, अपने देश की भाषा, अपने देश की बोली, अपने देश की वस्तु से इन्हें अथाह लगाव रहता है। और इस कविता के माध्यम से प्रेमघन जी स्वदेशी वस्तुओं की मुखालफत करते हैं, वकालत करते हैं। तो आइए इस पाठ का जो पहला प्रश्न है उसके विषय में हम लोग जाने, है ना, कि वो है स्वदेशी कविता संकलित है कहां से। स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किनका प्रमुख नाटक है। तो किनका है, प्रेमघन का। छूट गया है, यही आंसर होगा, प्रेमघन का, है ना, बी नंबर आंसर होगा। भारत सौभाग्य प्रेमघन का यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे, है ना, जवाब दीजिए। हम कमेंट को देख रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के कवि थे कौन, प्रेमघन। प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के कवि थे। प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना या कृति है। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना या कृति है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख रचना है, प्रमुख कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। छल विद्या, विदेशी विद्या, कपट विद्या, तकनीकी विद्या। चलिए जवाब दीजिए, कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। चलिए कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट को देख रहा हूं। चलिए बहुत अच्छा, विदेशी विद्या यानी विदेशी विद्या पढ़ करके, है ना, लोगों की बुद्धि क्या हो गई, विदेशी हो गई। कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि विदेशी भाखन यानी विदेशी भाषा जो है वो बोलते हैं, विदेशी में ही
भाषा में ही भोजन करते हैं, विदेशी कपड़ा पहनते हैं, विदेशी चाल ढाल है ना, सब कुछ क्या हो गया, विदेशी हो गया। तो विदेशी विद्या पढ़कर कवि प्रेम घन के अनुसार लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं। कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। चलिए, प्रेम घन जी एक लाइन कहते हैं कविता में कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुन करके अब ये सकुची लजात लोग लजा जाते हैं, और वही इंडिया कह दे तो खुश हो जाते हैं, जो कि मतलब एक ही है, लेकिन हिंदी बड़ा बुरा लगता है और अंग्रेजी या विदेशी भाषा बहुत अच्छा लगता है। वही कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये कविता स्वदेशी है ना, किससे है? स्वदेशी पाठ से, स्वदेशी कविता से लिया गया है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? हिंदी भाषा में बात नहीं करते हैं, है ना। चलिए सब लोग कमेंट करते जाइए। हिंदी भाषा में बात सब लोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है ना। दोहों का संकलन कहां से लिया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन प्रेम घन स्वदेशी से लिया गया है। स्वदेशी शीर्षक पाठ जो कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसका संकलन यानी किस पुस्तक से वो लिया गया है? तो प्रेम घन स्वदेशी से लिया गया है। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम घन अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। प्रेम घन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता है ना, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये कविता लिखा हुआ है ना, कि सुमित्रा नंदन पंत रचित यह कविता भारत माता आपके पाठ्य पुस्तक में है। अब पहला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। सब लोग कमेंट करते जाइए और आंसर बताते जाइए, क्योंकि ये एज ए रिवीजन क्लास है, रिवीजन भी हो रहा है। आप पढ़ चुके हैं, सारी बात की जानकारी आपको हो चुकी है, एक रिवीजन हो रहा है ताकि फिर से आप ताजा हो जाएं और परीक्षा की तैयारी मुकम्मल तरीके से हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। आगे है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? उदास माटी की मूर्ति है। सुमित्रा नंदन पंत के
अनुसार भारत माता उदास माटी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की मूर्ति है। चलिए आप लोग भी कमेंट करते जाइए। आप लोगों को मैं देख रहा हूं, आपके कमेंट को देख रहा हूं, है ना। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो अभी हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, है ना? कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं बताइए। भारत माता, भारत माता कविता का ये पंक्ति है। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। अब बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि पंत को, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए, किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए बताइए आप लोग। पंत को, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को, चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श चित्र प्रस्तुत किया गया है। कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आदर्श चित्र प्रस्तुत किया गया है। आप लोग भी कमेंट करते जाइए। इसमें जो है देखिए यथा तथ्य होगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा। यथा तथ्य जो वास्तविक स्थिति है उसको, उसका चित्र जो है, भारत का कैसा चित्र है, भारत की वास्तविक स्थिति कैसी है, उसको जो है पंत जी ने प्रस्तुत किया है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताइए यथा तथ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? बताइए कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि किससे किए हैं? किससे किए हैं? तो छाया मुक्त, छाया युक्त चंद्रमा से। किससे किया है? छाया युक्त चंद्र से भारत मां के
श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किया है? भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना छाया युक्त चंद्र से किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? किसे कहा है बताइए। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? आप लोग भी कमेंट करके जवाब देते जाइए। भारत माता के को कहा है। भारत माता को सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी कहा है। भारत माता को सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी कहा है। आगे है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? बोलिए, है ना? किससे लिया गया है? तो ग्राम्या से लिया गया है। ये 9 नंबर प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्राम्या से लिया गया है ना? चलिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? तो पंत जी के पिताजी का नाम गंगादत्त है। पंत जी के पिता का नाम क्या है? गंगादत्त है। पंत जी के पिता का क्या नाम है? गंगादत्त है। चलिए, अब है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म जो कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार सिमरिया बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने जब देश गुलाम था तब अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को उद्वेलित करने का काम किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करने का कार्य किया और वो है जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? तो वो किस कविता की पंक्ति है? सामने लिखा हुआ है जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है। चलिए आ गया कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय जिले सिमरिया, है ना, के रहने वाले हैं। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे बताइए? दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? क्या थे? गद्यकार भी थे, कहानी भी लिखते थे, है ना? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर।
जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ है उसके रचनाकार या रचयिता या कवि या लेखक कौन है, उसका नाम निश्चित रूप से याद रखेंगे, क्योंकि उससे प्रश्न आएगा। अगर हिंदी विषय की ही बात करें तो कम से कम 10 नंबर आएगा, 5 अंक गद्य भाग से और फिर 5 अंक पद्य भाग से, इसलिए वो याद रहना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना? तो दिनकर को किस कृति के लिए, किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो है उर्वशी। उर्वशी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं, याद रखने में आप लोग को सहूलियत होगा कि उर्वशी कृति के लिए दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? महल किसका कह रहा है? राजा का महल। तो किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? क्योंकि जनतंत्र का जन्म चैप्टर ही है लोकतंत्र जनतंत्र। जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही मालिक होती है, यानी जनता के हुंकारों से महलों की नींव क्या होती है? उखड़ जाती है ना? जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी हैं? जवाब दीजिए, अभी हमने चर्चा किया था। जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करते जाइए। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? अभी हमने चर्चा किया था, सिमरिया बेगूसराय, हाथीदह जो स्टेशन है गंगा के उस पार, यानी सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले थे। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो छायावाद के बाद, यानी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है कि दिनकर उत्तर छायावाद, छायावाद के बाद का जो काल है उत्तर छायावाद, उसके प्रमुख कवि हैं। जनतंत्र के जन्म पाठ के आधार पर मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री? जनता। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है ना? तो जनता को शक्तिशाली कहा है, क्योंकि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन है। जनता ही जनार्दन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पाठ है, अगला जो कविता है,
वो है हिरोशिमा, जिसके कि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन औगे जी हैं। हिरोशिमा जापान के एक प्रमुख शहर का नाम है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के एक प्रमुख शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम बरसा दिया गया और उसी घटना का वर्णन इस पाठ में औगे जी के द्वारा किया गया है कि परमाणु बम बरसा देने से क्या दृश्य हो जाता है, उन दृश्यों का चित्रांकन इस पाठ के माध्यम से औगे जी कर रहे हैं। आइए इसका जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूर्व के परीक्षाओं में पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को गौर करते हैं कि नदी के द्वीप क्या है। तो नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन औगे जी का ये रचना है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा गया है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? तो जापान को कहा गया है। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन औगे की रचना है। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा अभी चर्चा कर रहे थे कि हिरोशिमा जापान का एक प्रमुख शहर है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है, जिसमें जापान को अपार धन और जन की क्षति होती है, अपार नुकसान होता है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करते जाइए। कहीं कोई परेशानी है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। औगे का पूरा नाम क्या है? औगे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन औगे। पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन औगे। औगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन औगे, है ना। औगे ने सूत्रपात किया किसका? औगे ने सूत्रपात किया किसका? बताइए। औगे ने प्रयोगवाद किसका सूत्रपात किया? प्रयोगवाद का। औगे ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। चलिए आप लोग कमेंट करते जाइए, है ना। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद
वात्सायन अज्ञेय ने किया, है ना। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं हिरोशिमा है, जिसमें परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिरा दिया गया, जिससे मानव छायाहीन हो गया, मानव दिशाहीन हो गया, है ना, पूरा नेस्त नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो क्या है? परमाणु बम है, जो गिरा दिया गया था, है ना। चलिए, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था बताइए। अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण के द्वारा ये जो पाठ है एक वृक्ष की हत्या, वो रचना किया गया है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पद्य भाग में 8वें पाठ में वर्णित है। इसमें कुंवर नारायण को वृक्ष से अथाह लगाव रहता है और यह वृक्ष उनके दरवाजे पर चौकीदार की तरह हमेशा चौकीदारी करते रहता है, रक्षा करते रहता है। और नारायण जी उस बूढ़े वृक्ष की सूखी डाल को राइफल की तुलना करते हैं कि राइफल लेकर के बूढ़ा वृक्ष चौकीदार की भांति दरवाजे पर खड़ा रहता है। वृक्ष का महत्व, वृक्ष का पर्यावरणीय महत्व, वृक्ष का सामाजिक महत्व की चर्चा इस पाठ में कुंवर नारायण जी के द्वारा किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट करते जाइए, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट को भी हम लोग देख रहे हैं, है ना, कमेंट को भी देख रहे हैं। सब लोग जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आंसर भी बताते जाना है जो आप लोग जान रहे हैं, है ना। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन दिनों कौन काव्य संग्रह है? इन दिनों से एक वृक्ष की हत्या कविता संकलित है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? अभी हमने चर्चा किया, राइफल की तरह थी। कैसा था? राइफल की तरह। और राइफल लेकर के वृक्ष क्या करता है? चौकीदारी करता है। चलिए, आगे है कि कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि हैं किसका? नगर संवेदना के। किसके हैं? तो नगर संवेदना के। दूर से ही ललकारता कौन में जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पाठ किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या। इस पंक्ति के माध्यम से कुंवर नारायण जी कहते हैं कि जब मैं घर आता तो दूर से ही वही बूढ़ा वृक्ष चौकीदार हमसे पूछता कि कौन है, तो मैं उनको बताता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और तब फिर हमें घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता था।
आगे है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। तो मित्रता का है, दोस्त का है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और सच में वृक्ष हम लोगों का प्रमुख हमसफर है, प्रमुख साथी है, जो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, छाया देता है। इसलिए हमें वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पर मिलता है? तो कहां पर मिलता है? चौकीदारी लोग कहां पर करते हैं? चौकीदार कहां रहते हैं? तो घर के दरवाजे पर रहते हैं। कहां रहते हैं? घर के दरवाजे पर रहते हैं। आगे देखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं, है ना? तो कवि मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाते हैं। आप लोग भी बताइए कि अगर वृक्ष की हत्या हो जाएगी तो मनुष्य क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा, मनुष्य रहेगा ही नहीं। तो क्या नजर आएगा? जंगल आएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से, है ना? किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है। दूर से कौन ललकारता है? बताइए, दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष ललकारता है। जो चौकीदार के रूप में है, कौन है? तो उनको कहना पड़ता है कि मैं तुम्हारा दोस्त, तब जो है घर के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। आइए, 9वां पाठ जो है, 9वां जो कविता है हमारी नींद, बीरेन डंगवाल जी का है। बहुत अच्छी कविता है। नींद सबको प्यारा लगता है। नींद सबको प्यारी लगती है कि नहीं? और खूब सोते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, है ना? और ये हमारी नींद आलस का प्रतीक, आलस के विषय में कहा गया है कि आलस से बड़ा ही दुर्गुण है। बीरेन डंगवाल जी के द्वारा शिक्षाप्रद कविता है ना? तो हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। कहां से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। दुष्चक्र में सृष्टा से हमारी नींद कविता ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो तो बोलिएगा। बाकी जो आंसर जान रहे हैं कमेंट करते जाइए और हमें बताते जाइए। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? कही गई है तो मक्खी का। जब तक हम लोग सोते हैं तब तक मक्खी जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर जो संतान की उत्पत्ति करता है और उसकी काल जो है उसका समाप्त हो जाता है। हम लोग जितना देर सोते हैं किसी का जीवन समाप्त हो जाता है। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आलस्य का प्रतीक है।
इसलिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। कविता में नींद के दौरान गरीब बस्ती में क्या होने की बात करते हैं कवि डंगवाल जी, तो धमाके के साथ देवी जागरण की बात करते हैं। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बीरेन डंगवाल जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो उनका जो कृति है दुष्चक्र में सृष्टा, इसी कृति के लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी नींद के दौरान पाठ में जो कहा गया है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी जब तक हम लोग सोए थे, स्थिर थे, तब तक पेड़ क्या हुआ? कुछ इंच बढ़ गया। हमारी नींद के दरमियान पौधे कितनी वृद्धि कर गए? कुछ सूत जो है पौधे वो वृद्धि कर गए, है ना। चलिए, किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप हमें बताएं कमेंट करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके बताइए। किसने अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया? नींद के दौरान सुबह देखते हैं हम लोग, फसल जब लगाते हैं तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं रहता है, और सुबह तक क्या किया? अंकुर ने अपने सींगों से छत को धकेलना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है कि नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ जाता है? पेड़ बढ़ जाता है। कौन बढ़ता है? पेड़ बढ़ता है। अब देखिए, अक्षर ज्ञान कविता जो है वो अनामिका के द्वारा लिखा गया है, और ये प्रारंभिक शिक्षा जब शुरुआत में हम लोग क ख सीखते हैं, शुरुआत का वर्णमाला का जब ज्ञान अध्ययन करते हैं, तो उस समय का चित्रांकन अनामिका जी के द्वारा अक्षर ज्ञान कविता के माध्यम से किया गया है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? जब हम लोग शुरू लिखते हैं तो क बहुत बड़ा लिख देते हैं, जो चौखट में क्या होता है? अटता ही नहीं है। अक्षर ज्ञान आप लोग भी कमेंट करते जाइए, कमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब रिवीजन होगा। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान किसका लिया गया है? कमेंट कीजिए। बाल मनोविज्ञान। है ना। आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो पंक्ति से ख उतर जाता है। याद कीजिए कि शुरुआत में जब हम लोग ख लिखने के लिए दिया जाता था तो बहुत परेशानी होती थी। खालिस बेचैनी किसकी है? खालिस बेचैनी खरगोश की है।
कविता में खालिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामिका का जन्म कब हुआ? जवाब दीजिए। अनामिका का जन्म कब हुआ? बताइए। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता पर छल के आंसू। जब हम लोग नहीं लिख पाते हैं, बच्चा जब शुरू में नहीं लिख पाता है तो क्या होता है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर यही है। आगे बढ़ते हैं। कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, शुरुआत का। कौन फुदक जाता है? तोता, खरगोश, मैना, कबूतर। कौन फुदक जाता है? कबूतर। देखिए, अपने से नहीं कहना है, कविता में जो कहा गया है उसके हिसाब से कहना है ना? कौन फुदक जाता है? कमेंट कीजिए। 7 का ए। 8 बताइए। कबूतर। आंसर होगा कबूतर फुदक जाता है। बालक किसे मां समझता है? ड को अंगों का मां समझता है। घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घ से घड़ा। याद रखिएगा, घ को कहा गया है कि घड़ा जैसा लुढ़क जाता है ना? चलिए अब 11वां पाठ, लौट कर आऊंगा फिर। जीवनानंद दास जो बंगाल के रहने वाले हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है। बंगाल की धरती से, बंगाल की आबो हवा से, बंगाल की नदियां से, बंगाल की घसीली मैदान से, बंगाल की फसल से इनको काफी लगाव रहता है और ये कविता के माध्यम से कहते हैं कि मैं यहाँ फिर पक्षी के रूप में, अबाबिल के रूप में, उल्लू के रूप में लौट कर आऊंगा, है ना? तो आइए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात करते हैं? बंगाल लौटने की बात करते हैं। कवि अगले जन्म में कहां लौट कर आने की बात करते हैं? तो बंगाल लौट कर आने की बात करते हैं, क्योंकि ये बंगाल से थे। आगे बढ़ते हैं। गंध जहां होगी ही भरी घास की, किस कवि की पंक्ति है? ये जीवनानंद दास जी, लौट कर आऊंगा फिर, उनकी पंक्ति है। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है ना? बताइए, कुछ आप लोग भी बताइए। लौट कर आऊंगा फिर कविता प्रयाग शुक्ल की द्वारा भाषांतरित की गई है ना? कमेंट करते जाइए, आंसर बताते जाइए, कोई परेशानी हो बताते जाइए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र तीर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? बताइए। वन विहंगम, वन लता सेन, रूपसी बंगला, झरा पालक, है ना? हाँ, बताइए, कमेंट कीजिए। 6 नंबर का बताइए आंसर। मातृभूमि बंगाल, है ना? नहीं, ये तो इसका हो गया ना। लौट कर आऊंगा फिर, कविता में कवि एक बार फिर कहां आने की लालसा व्यक्त करता है? मातृभूमि बंगाल। 5 का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करना बंद नहीं कीजिए, है ना? जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र तीरी युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वो होगा वन लता सेन। क्या होगा? वन लता सेन। आगे बढ़ते हैं। कवि किसके पालने की बात करता है? कवि किसके पालने की बात करता है ना? तो कवि कुहरे के पालने की बात करता है। कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? बत्तख, हंस, मछली, सांप। हंस बनकर के तैरने की बात करते हैं। आगे है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि या रचनाकार हैं? जीवनानंद दास, है ना, किस भाषा के कवि या रचनाकार हैं? तो वो बांग्ला भाषा के, क्या है? बांग्ला भाषा के कवि या रचनाकार हैं। शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है यहां? तो वो है उल्लू। शाम की हवा के साथ उल्लू पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है कि अगर आप लोग देखेंगे शाम की हवा में अगर कोई उल्लू उड़ रहा हो तो समझिएगा कि जीवनानंद दास जी हैं। आगे है अंतिम पाठ 12वां नंबर कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं रेनर मारिया रिल्के, है ना? रेनर मारिया रिल्के। आप लोग भी कमेंट करते जाइए, है ना? तो रेनर मारिया रिल्के कहां के, किस भाषा के कवि थे? तो जर्मन भाषा के कवि हैं। किसके हैं? जर्मन भाषा। आगे है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता के जो है हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो धर्मवीर भारती ने किया। धर्मवीर भारती ने मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण करने का काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? कविता में कहा जा रहा है कि हे प्रभु, अगर आप भक्त खो देंगे
तो आप अपना अर्थ खो देंगे। बिना भक्त के भगवान नहीं होते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं? तो रेनर मारिया रिल्के हैं। कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। आगे बढ़ते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? जर्मन भाषा का रूपांतरण हिंदी भाषा में किया गया है, तो वो है धर्मवीर भारती। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से अनुवादित है। किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से अनुवादित है। आगे बढ़ते हैं कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है ना? किस कवि की पंक्ति है बताइए? तो रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या कहता है? प्रश्न करता है, यथार्थता है, अस्तित्व की बात करता है, इनमें से सभी क्या बात करता है बताइए? तो प्रश्न करता है कि हे प्रभु, मेरे बिना आप अर्थ खो देंगे, है ना? भक्त के बिना भगवान नहीं होते हैं। इस तरह का कई एक प्रश्न इस पाठ में रेनर मारिया रिल्के यानी भक्त के द्वारा भगवान से किया जाता है। अब बताइए आप लोग कि आज का क्लास कैसा लगा? किन्हीं को कोई परेशानी है तो बताइए। कमेंट करके आप लोग बताएं। सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को आज के क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।